भरी बज़म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ। पाकिस्तान के मुल्की हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं पे कोई भी रोशनी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। रोज़ाना एक ऐसी ख़बर आती है जिससे दिल और परेशान हो जाता है और मायूसी की तरफ जाता है। सुनते हैं मायूसी कुफ़र है, लेकिन जिस तरफ मुल्क के हालात को खींचा जा रहा है, कहीं ख़बर आती है कि बाजवा साहब ने चाइना के साथ अपने हालात ख़ुद ख़राब किए, तो दूसरी तरफ ख़बर आती है कि इमरान खान पे कातलाना मंसूबे अभी भी मौजूद हैं। तो कहीं ख़बर आती है कि इलेक्शन ही नहीं करवाना, और इन सब के बीच में पिसती है तो बेचारी अवाम, ख़राब होता है तो मुल्क का नाम। मार्शल लॉ हमारे दौर में पहले भी लगे, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ दौर आज भी डिस्कस होता है। मुशर्रफ जब डेथ हुई तो उसको गदारे वतन के लिए सज़ा दी गई, लेकिन बाजवा ने तो कोई डिक्टेटर नहीं था, बाजवा ने तो मार्शल लॉ नहीं लगाया। लेकिन उसके बावजूद ज़ियाउल हक और मुशर्रफ से ज़्यादा शायद बाजवा को बुरा कहा जा रहा है। बाजवा की पॉलिसीज़ ऐसी थी कि मार्शल लॉ ना होते हुए भी इसने पूरे मुल्क का आइनी निज़ाम दरहम बरहम कर दिया गया। पहले उसने ख़ुद एक्सेप्ट किया कि वो रिजीम चेंज में शामिल था। उसने अपनी ख़ुद बताया कि वो अपनी वीडियोज़ इमरान खान की रिकॉर्ड कराता था। और अब हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि जब प्राइवेट मीटिंग्स होती थी, सहाफ़ियों के साथ गपशप लगती थी, तो बाजवा साहब चाइना मुखालिफ बयानात देते थे, चाइना को गालियां देते थे, चाइना के बारे में उनको CPEC से बहुत सारे इख्तलाफात थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ख़बरें चलती थी और लोग बयानात देते थे कि जी CPEC इतना बड़ा मनसूबा, इसको ख़राब करने वाला IK है, इमरान खान है, तो इसका मतलब है वो सब झूठ था, वो सब मफरूज़े थे। असल में CPEC को अगर हैम्पर किया है तो वो बाजवा ने किया है। CPEC के जितने भी प्रोजेक्ट्स इमरान खान के दौर में शुरू हुए वो बंद हो गए, यानी कि इन सब के पीछे बाजवा का हाथ था। अब इसका मकसद क्या है, बाजवा क्यों चाह रहा है? पहले अगर वो चाइना के पीछे पड़ा, अब उसने CPEC को के मुखालिफ था, फिर रशिया जाने पर इमरान खान की इतना कहानी उतली कि उसको रिजीम चेंज तक पहुंचा और उसको जो है प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना पड़ा। तो आखिर वो चीज़ें जो पाकिस्तान को फ़ायदा दे रही है, पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशनशिप में रहता है तो ये पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। अगर वो रशिया के साथ किसी एग्रीमेंट में जाता तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता। तो वो जिस चीज़ों में पाकिस्तान का फ़ायदा है उसी के ख़िलाफ़ क्यों बाजवा साहब हैं? क्या वाकई बाजवा साहब पाकिस्तान के जर्नल हैं? उन्होंने जो इक़दामात कर चुके हैं या जो खेल वो खेल चुके हैं या अभी भी जो वो खेल खेल रहे हैं, उससे सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क का नुकसान हो रहा है, आने वाली नस्लों का नुकसान हो रहा है। चाइना तो अपने लिए रास्ते ढूंढ लेगा, उसके पास तो और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, रीजन में ईरान है, सारा कुछ है, वो तो उनके साथ बाकायदा काम कर रहा है। पाकिस्तान का क्या बना होगा? अगर आप किसी के मफाद के लिए, अगर हम कह लें, खुलकर बात करें, तो अगर आप अमेरिका के मफाद के लिए सारे काम करें तो अमेरिका ने पाकिस्तान तो को आज तक दिया ही क्या है? वो आपका अपना ज़ाती मफाद होगा। जब जब हम अमेरिका के कहने पर किसी भी वॉर में, किसी भी प्रॉक्सी वॉर में या किसी के भी हमने पोजीशन ली है, हमें पाकिस्तान का अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि इदारे आज भी न्यूट्रल नहीं है। अगर हम हबीब अकरम की लेटेस्ट उन्होंने जो भेजी है वो भी एक तहलका खेज़ है, उसको भी सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनको MQM के कराची के किसी बंदे ने कहा था कि इमरान खान को मत निकालो। इमरान खान के निकाले जाने से पहले उसने 6 माह पहले ही फ़ोन करके कहा था कि मत निकालो, क्योंकि अगर इमरान खान निकल जाता है तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा या वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी नहीं होगी, क्योंकि लोग फिर उसको नाअहल करेंगे और फिर उसके कत्ल का मंसूबा बनाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों को इंफॉर्मेशन सारी मौजूद थी और उन्होंने कहा आसमान वाले, वही आसमान वाले जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर भी हर जगह उनका सियासी किरदार खुलकर वाज़िया होता जा रहा है। अरशद शरीफ के प्रोग्राम में इमरान नियाज़ ने कहा था
कि ये जो आप कर रहे हैं ना कि इमरान खान को मत निकालना, ये आपके खिलाफ आपके गले पड़ेगा। ये भी उस वक्त की बात है जब इमरान खान को नहीं निकाला गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान को निकालने से पहले 6 महीने पहले, 7 महीने पहले सारी प्लानिंग हो गई थी कि किस तरह इमरान खान को निकाला जाएगा, किस तरह उसे नाअहल किया जाएगा और किस तरह उसको पूरे मंजर से गायब करके यानी कि कत्ल करवाया जाएगा। लेकिन अब तक वो अपने किसी भी कत्ल के मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। पहला वाला मंसूबा नाकाम, दूसरा अभी इन्होंने लेटेस्ट जो अटेम्प्ट करनी चाहिए जिसमें उन्होंने सारे अदारों को मुलव्वस किया, हुक्म दिया गया कि जी आपने पहुंचना है, आप बीमार हो, आप कुछ हो, आप अदालत के पास पहुंच जाएं किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि अपनों ने जो है ना आसमान वाले, उन्होंने जो है अपनी प्री प्लानिंग इम्प्लीमेंट करनी थी। अब कहाँ पे तो घर बैठे लोगों की जमानतें मंजूर हो चुकी होती हैं और कहाँ तो कमर के दर्द के बहाने से लोग नहीं आते, कहाँ बैठे बैठे जमानतें मंजूर हो जाती हैं, केसेस ख़त्म हो जाते हैं और उनको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। और एक बंदा जिसका जेन्युइन इशू है, जिसको रेस्ट चाहिए, उसको आप कहते हैं कि अभी के अभी हुक्म बजा लाते हुए आप अदालत में पेश हो जाइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कत्ल का मंसूबा था कि वहाँ पे लोग बंदे खड़े थे। लेकिन जब ये जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन तो इमरान खान को भी जा रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो सियासत में नहीं बैठा हुआ या लोगों उसके साथ नहीं है। तो जब उसको इंफॉर्मेशन मिली वो नहीं गया तो उनकी एक और अटेम्प्ट नाकाम हो गई। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी कारकुन हैं पीटीआई के, जितने भी सिक्योरिटी स्टाफ है, उनसे हम यही अपील करते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें और कोशिश करनी है और उसके जितनी भी सिक्योरिटी हम कर सकें, जितने भी स्टेप्स ले सकें, वो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम उनकी सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉपर स्टेप्स ले रहे हैं। उसके अलावा मुल्क में जहाँ ये हालात बन चुके हैं, इदारे हर चीज़ में आ रहे हैं, इलेक्शंस हैं उसकी तरफ आप आ जा नहीं रहे और न्यूज़ तो ये आ रही है कि जी इलेक्शन ना करवाने का हतमी फैसला हो चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त लिख दिया है सदर पाकिस्तान को कि जी ये आपके हदूद में नहीं आता, हमारी अपनी पता है हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उस लेटर में उन्होंने ये भी लिखा है कि जी हमें पता है हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें इलेक्शन करवाना है। तो भाई आपको पता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो फिर आप इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? ऐसे कौन से मसाइल हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, आपको इलेक्शन की तरफ जाने से रोक रही हैं? दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ भी यही बयान देते हैं, एक सुप्रीम कमांडर को आप किस तरह यूज़ करते हो, उसको किस तरह आप बुला रहे हो? वैसे तो आप इलेक्शन कमिश्नर ख़त लिखता है और वो कहता है कि जी आप इससे अच्छी पोलाइट लैंग्वेज यूज़ कर सकते थे। तो क्या यही बात ख्वाजा आसिफ पर लागू नहीं होती कि वो सुप्रीम कमांडर को किस तरह मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि जी आप होते कौन है ये इक़दाम करने वाले, आप ये होते कौन है? अब ख्वाजा आसिफ जो अपने बयानात को देखें तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हमने कल भी बात की कि वो सारी बातों पे बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी डोमेन है ना उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं आया। कल नजम सेठी ने एक बयान दिया कि जी एक ट्वीट की कि जी टीटीपी के तो वो जो सिक्योरिटी के इदारे ना हमारे, उनको ख़तरा है, पीएसएल को ख़तरा नहीं है। तो जिसपे फ़ौरन के फ़ौरन उसने कह दिया कि जी ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि अच्छा अगर सिक्योरिटी इदारों पर हमला हो तो जायज़ है और अगर पीएसएल पे हमला हो तो वो नाजायज़ है, हराम है। तो इसी तरह ख्वाजा आसिफ अगर आप अपने इदारे अपनी कारकर्दगी में भी गौर कीजिए कि आप हमें बताना पसंद करेंगे जो अफवाहें चल रही हैं, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बातें हो रही हैं, इदारे जो न्यूट्रल नहीं है उनके बारे में आपका क्या स्टैंड है, आपकी क्या से है? फिर यहाँ पे राना सनाउल्लाह बयान देते हैं कि जी ओहो हमें तो लगता था कि सिर्फ बलोचिस्तान में और उसमें केपीके में अटैक करेंगे, तो इसका मतलब है बलूचिस्तान और केपीके के लोगों का खून खून नहीं पानी है और कराची आपकी डोमेन से बाहर है। मतलब आप लोग अजीब व गरीब किस्म का बयान देते हैं। आपका मतलब ये है कि जो दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ पे जो मसले मसाइल हैं उन पर आपका फोकस ही नहीं, आपका सारा फोकस इमरान 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 है। आपने ये बयान दे दिया कि जेल भरो तहरीक का काउंटर करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी है। तो ये जो मुल्क में दहशतगर्दी की फ़िज़ा बढ़ रही है उसको काउंटर करने के लिए आपने अभी तक अवाम के सामने कोई स्ट्रैटेजी पुटअप की है? उसके बाद आ जाती है मरियम बीबी। मरियम बीबी का कल का जो इंटरव्यू चला उसको जो भी देखेगा, मतलब मैंने देखा तो साफ लग रहा था वो एक कुक प्रोग्राम है, वो एक फेक पर्सनालिटी बैठी हुई है जिसके पास
सेंस, कॉमन सेंस तो दूर दूर तक नहीं है। अब वो बंदी मेरिट की बात, मकबूलियत की बात करती है, वो इकॉनमी की बात करती है, तो एक मजाक लगता है। मतलब फैक्ट्स और रियलिटीज़, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसकी पाकिस्तान से दूर दूर तक उनकी बातों का कोई ताल्लुक नहीं होता। कल उन्होंने वही बात की कि अपने पास बेचने को कुछ है नहीं, बस दूसरों को गंदा करो, दूसरों पर उंगलियां उठाओ। अब कल उन्होंने जब बात करी कि जी उसके पास, उसने मईशत को तबाह कर दिया, तो बीबी मुझे बताएं, मईशत की तबाही ये होती है कि जब आपकी जो तरक्की की शरह होती है वो 6 जारी हो, इसे आप जो है तबाही कहती हैं। आपकी 17 सालों में बम्पर क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर 4.4% से इम्प्रूव करी होती है, इसको आप तबाही कहती हैं। आपके खुद के मिनिस्टर इसहाक डार और मुफ्ता इस्माइल इस बात को माने हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो जो है रिकॉर्ड इंक्रीज़ हुई है। उसको मुफ्ता इस्माइल ने माना है कि जो एम्प्लॉयमेंट के मौके लोगों को मौजूद हुए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम मिलाई, यहाँ तक कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास यहाँ पे मज़दूर कम पड़ गए थे पाकिस्तान में और उनको लोगों को बुलाना पड़ा था। तो ये, इसको आप कहती हैं मईशत की तबाही? या अभी जो आपने जो पेट्रोल का हाल कर दिया है, या जो आपने डॉलर कर दिया है, आटा नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहे, मतलब लोगों को खाने के लाले पड़े हुए, आप इसको तरक्की कहती हैं? आप बात क्या करती हैं? ग्राउंड रियलिटी से दूर दूर तक आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर आप कहती हैं जी इमरान खान की तो मकबूलियत ही नहीं है। तो भाई जब आपका जब इंटरव्यू होना था उससे पहले कितनी पब्लिसिटी की गई, जियो ने बेतहाशा पैसे खर्च किए मार्केटिंग में, लेकिन फिर भी आपके व्यूज़ आए 60-70 लाख। लेकिन इसके बनस्बत अगर इमरान नियाज़ और साबिर शाकिर भी 1 मिनट के इमरान खान के बारे में बात करते तो वो करोड़ों व्यूज़ ले जाते हैं। तो मकबूलियत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन जलसे दिए, और आपकी जलसियाँ किधर होती हैं? शादी हॉल में होती हैं, एरियाज़ में, एक कॉलोनी में हो जाती हैं, और उसमें भी आप बड़े वाह वाह करती हैं कि जी मैं बड़ी मकबूलियत हूँ। तो आपकी तो मेरे ख्याल से वो जिसे कहते हैं ना मुतज़ाद, और वही गलत है कि आप आसमान को ज़मीन और ज़मीन को आसमान कहती हैं। फिर आप कहती हैं कि जी इमरान खान जो है ना उसको सपोर्ट मिलती रही इदारों की तरफ से। तो बीबी मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ किसके कंधों में चढ़कर आया था? ये कुछ याद है आपको कि ये जो जनरल गुलाम जिलानी ये कौन था? थोड़ी यादाश्त में जोर डालिएगा, और अगर नहीं पता ना तो प्लीज़ अपने बाप से, नवाज शरीफ से ज़रा पूछ लीजिएगा कि बाबा ये वो जिलानी साहब कौन थे, ठीक है ना? तो फिर आप ये बात कीजिएगा कि इमरान खान को तो पीछे से सपोर्ट मिली है, हमें तो कभी कोई सपोर्ट ही नहीं मिली। तो जिस तरह मुल्क जिस तरह बदअमनी की तरफ जा रहा है, जिस तरह क्योस है, इदारे जो हैं वो भी इस बात में हो गए कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना है, तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? इस मुल्क को आपने किसकी तरफ लेकर जाना है? इंडिया मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इदारों के अपने अंदर डिवीजन हुई है। अगर कुछ इदारे हैं जो कहते हैं कि मार्शल लॉ लगना चाहिए, तो कुछ उसी इदारे के अंदर लोग हैं जो इसके अगेंस्ट भी हैं। हम हमेशा अपनी उसमें बात कर चुके हैं कि इमरजेंसी का ख़तरा अभी तक टला नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो इमरजेंसी ही की तरफ जाया जाएगा, और फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या जो इंडिया मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो सही रिपोर्टिंग हो जाएगी? तो खुदारा इस मुल्क के लिए सोचिए, कुछ समझिए, कुछ अकल को हाथ मारिए कि आप इस मुल्क की नस्लों के साथ कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।